देखिए कल हमने कहा था ना इसके बारे में कि जो फर्मेंटेशन क्या होती है। हमने कहा था फर्मेंटेशन का मतलब होता है जब एन एरोबिक कंडीशन में विदाउट ऑक्सीजन होता है पार्शियल ब्रेक डाउन ग्लूकोज का, उससे बन सकता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इथेनॉल, उसको बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। या बन सकता है लैक्टिक एसिड, उसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो फिर हम पहुंचे थे उसके स्टेप्स पे, ठीक है। अब यहाँ पे पहले क्या लिखा गया है कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हम किसको बोलते हैं, ये हमने कहा था। कुछ बैक्टीरिया में ऐसा हो जाता है। हमने कहा था ह्यूमन मसल्स में भी ऐसा हो सकता है। अच्छा, यहाँ से हमें पढ़ना था आज, इधर से पढ़ा था हमने लैक्टिक एसिड। हाँ ये पढ़ा था हमने। हमें यहाँ से पढ़ना है आज। मुझे लगता है अपने ये इसको पता है क्या हो गया असल में। को मैंने थोड़ा नीचे लाई डायग्राम, इससे उधर का इधर गया इसको। चलिए अब क्या कर सकते हैं इसको। अब देखिए, अब मेजर पाथवे क्या होती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन की, ये हम समझते हैं जो पाथवे दी गई है, ठीक है। सबसे पहले लेफ्ट साइड जो यहाँ पे दिया गया डायग्राम है ना, लेफ्ट साइड यहाँ की ओर, दिस साइड लेफ्ट वाला, यहाँ से ये वाला साइड। तो यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस के बारे में कहा गया है, जहाँ पे ना वो गिल्सल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है पीजीएल, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, जो ग्लाइकोलाइसिस में पीछे बन जाता है थ्री प्रोसेस में ना। देखिए 3 पीजीएल यहाँ लिखा है ना, गिल्सल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, या इसको बोलते हैं 3 पीजीएल, इसको बोलते हैं पीजीएल, ठीक है। जो ठीक है, जो 3 कार्बन का होता है। फिर स्टेप 2 में क्या हो जाता है, जो पीजीएल होता है वो हो जाता है 3 फॉस्फोगिल्सरिक एसिड में कन्वर्ट। फिर इस दौरान क्या हो जाता है, इस दौरान NADH जो है वो एक्सेप्ट करता है हाइड्रोजन को। यहाँ देखिए आप, NAD जो है डी पॉजिटिव, उसने किया एक्सेप्ट हाइड्रोजन को, उसने किए 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एक्सेप्ट। और 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए H2 लिखा है ना फॉर एग्जाम्पल। तो मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया NADH बन जाएगा ये, प्लस H पॉजिटिव यहाँ पे बन जाएगा। तो असल में ऐसा होता है कि H2 का मतलब क्या होता है ना, 2 प्रोटॉन्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो आप मानिए H2 का मतलब वही होता है, 2 हाइड्रोजन मिल जाते हैं इसको, तो ये कैसे हो जाता है। अब निकालिए एक इलेक्ट्रॉन दीजिए आप इसको, क्या बनेगा ये NADH, है ना, NAD सॉरी। जो पॉजिटिव यहाँ चार्ज था वो हो गया न्यूट्रल इस एक इलेक्ट्रॉन से। आप समझ रहे कि नहीं, मैंने 2 हाइड्रोजन एटम्स लिया ना, 2H2। तो वैसे ही अब देखिए आप, ये H उस लेता है, ये H2 है ये, मतलब ऐसे मानेंगे हम H2H है, ठीक है, H2। अब देखिए आप, अब यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, वो क्या होता है H, है ना। लिखिए NADH बच गया, और ये NADH प्लस H पॉजिटिव ऐसे बन जाता है। आप समझ रहे, NAD पॉजिटिव था, मैंने कहा 2 हाइड्रोजन को मिल जाते हैं, जैसे एनसीईआरटी बोलती है इसको, 2 हाइड्रोजन मिल जाते हैं, इट्स रेड्यूस्ड बाय 2 हाइड्रोजन एटम्स। अभी कैसे बन जाता है NADH प्लस H पॉजिटिव, यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज था इस इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर दिया, NAD बन गया, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। फिर जो ये H यहाँ पे आ गया, हाइड्रोजन मतलब H पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन, इसको रखिए आप ऐसे ही अपनी जगह पे ही, तो होगा ना एक ही H, है ना, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है ना, प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन है सॉरी। और H पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, तो ऐसे ही H पॉजिटिव का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन, जिसमें क्या होता है, जिसमें होता है प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी एक एक, और इलेक्ट्रॉनिक बाहर निकल गया होता है ना। इतना तो पता हो गया केमिस्ट्री से तो। अब देखते हैं हम यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस जो है, इसमें क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप में जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है वो क्या हो गया, कन्वर्ट इनटू 3 फॉस्फोगिल्सरिक एसिड, वो हमने देखा कैसे हो गया। तो इस दौरान क्या होता है, NAD जो है वो कहता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन को, वहां होती है रिडक्शन। तो हम बोलते हैं NAD जो है जब वो कहता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन को, तो उससे क्या बन जाता है, एक मिनट को, जो NAD है उसने कर दिया एक्सेप्ट हाइड्रोजन को, NAD पॉजिटिव ने, वो बन गया NADH प्लस H पॉजिटिव। तो मतलब होता है जो PgAl होता है वो होता है ऑक्सीडाइज्ड। जो PgAl होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है PgAl जो है उधर से बाहर निकल जाता है हाइड्रोजन, यानी कि जो PgAl है वो करता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये थोड़ा खुश है ना यहाँ पे, बस ये चैप्टर खुश है, उसके बाद सारा एनसीईआरटी पूरी आसान है, खत्म है एनसीईआरटी 10 दिन में। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। जब ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, वो लेता कौन है, NAD पॉजिटिव, वो होता है रेड्यूस्ड। तो हमने देखा जो PgAl होता है ना, ये PgAl, ये रहा गिल्सलैंडियाइड 3 फॉस्फेट। गिल्सलैंडियाइड 3 फॉस्फेट निकाल देता है बाहर अपना हाइड्रोजन। अगर इसने हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया तो इसको क्या हो जाएगी खुद को, ऑक्सीडेशन, बिकॉज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन।
अब ये जो हाइड्रोजन इसको कर रहा है गेन, कौन, एनएडी पॉजिटिव, उसमें क्या हो रही है, रिडक्शन, तो वो यहाँ पे लिखा है एनएडी पॉजिटिव हो जाती है रिडक्शन, और पीजीएल होता है ऑक्सीडाइज्ड। इफ सम, ये हमेशा होती होती है साइमल्टेनियसली। अगर ऑक्सीडेशन होती है नेसेसरली, इट नेसेसिटेट रिडक्शन। अगर रिडक्शन हो जाती है, इट नेसेसिटेट्स व्हाट, ऑक्सीडेशन। इसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, इसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, जो आपने पढ़ा हुआ क्लास 10 में। उसके बाद देखिए स्टेप 3 में क्या हो जाता है, फर्दर रिएक्शन जो हो जाती है वो बनाती है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, जो कि आप जानते हैं ग्लाइकोलाइसिस में पेप बन जाता है। फिर पेप होता है कन्वर्ट इनटू पायरुविक एसिड, है ना, यहाँ पे इसमें वही लिखा है, जो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट यानी कि पेप है, उससे क्या बन जाता है, फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड। वो इसने यहाँ पे दिया नहीं है, इसने शॉर्ट में लिखा है एरो से, समझाया नहीं, जो लिखा है फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड से बनता है पाइरुविक एसिड, पेप से बनता है पाइरुविक एसिड। उसके बाद क्या होता है, अब जो सेंटर ऑफ फिगर आप देख पा रहे हैं, जहाँ पे पायरुविक एसिड दिया है, सेंटर ऑफ फिगर में देख पा रहे हैं आप, हाँ सेंटर में दिया है पायरुविक एसिड। उसके बाद पायरुवेट जो है वो सेंट्रल मॉलिक्यूल होता है, पायरुवेट जो बीच में बन जाता है। पायरुवेट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, ग्लाइकोलाइसिस। नाउ इट विल एंटर इनटू व्हाट, fermentation. If there will be no oxygen in that case, if there will be oxygen, pyruvate has different metabolic fate. It will go into the aerobic respiration. It will start the Krebs cycle and the electron transport chain. सो पायरुविक एसिड की जो मेटाबॉलिक फेट होती है वो डिपेंड करती है ऑक्सीजन है कि नहीं, उस एतबार से कलम ने कहा था। अब जो पायरुविक एसिड होता है, जो पायरुवेट होता है वो सेंट्रल मॉलिक्यूल होता है, तो यहाँ से दो एनेरोबिक पाथवेज पॉसिबल होती है। हमने क्यों कहा एनेरोबिक, क्योंकि एरोबिक पता ही है, एरोबिक है ना, पता ही वो हो गया क्रैब साइकिल आगे चल के जो होता है प्लांट्स एनिमल्स में। अब देखते हैं हम जिनके पास ऑक्सीजन नहीं होता है, जब ऑक्सीजन नहीं होता ऑक्सीजन के पास, तो उस मौके पे दो पॉसिबिलिटीज होती है। इफ ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हैव ऑक्सीजन देन देयर इज दो टू पॉसिबिलिटीज। नंबर वन, राइट अपर साइड पर देखिए लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो जाती है, राइट अपर साइड देखिए, है ना, यहाँ पे जो कल दिखाया था मैंने आपको, ये देखिए लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इसको हम क्या बोलेंगे नीचे वाले को, इसको हम बोलेंगे जो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जहाँ पे पायरुविक एसिड से इथेनॉल बन जाता है, और जो कि अल्कोहल होता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। वो तो पता ही है ना, यहाँ पे उल्टा हो जाता है, जो यहाँ पे हो रहा था, यहाँ पे एनएडी पॉजिटिव से क्या बना था, एनएडीएच प्लस एच पॉजिटिव। अब इसी एनएडीएच प्लस एच पॉजिटिव से वापस बनता है एनएडी पॉजिटिव, ठीक है, ये भी समझना है, वो हम देखते हैं यहाँ पे। अब जो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो जाती है वो कैसे हो जाती है, वो ऐसे हो जाती है, लैक्टिक एसिड ऐसे बनता है कि जो NaDH प्लस एच पॉजिटिव बन गया ना अभी, उसको वापस बनता है NAD पॉजिटिव। मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया जो NaDH प्लस एच पॉजिटिव साहब था, उसको हो गई अब ऑक्सीडेशन, आज गई होता है रिडक्शन, इसको हो गई थी पहले रिडक्शन, इस राइट लेफ्ट साइड से, अब राइट साइड से देखेंगे हम, तो इसमें हो रही है ऑक्सीडेशन, ठीक है। फिर लेकिन वापस क्या हो रहा है, फिर NAD पॉजिटिव हो रहा है रीजनरेट, है ना, क्योंकि इसमें हो रही है ऑक्सीडेशन। मतलब क्या हो गया, इस पे बाहर निकल रहा है प्रोटॉन, ये H भी बाहर निकल गया, ये H भी बाहर निकल गया, तो क्या बनता है वापस NAD पॉजिटिव, सही था। तो यहाँ पे CO2 निकलता नहीं है, कहाँ पे, जहाँ पे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो जाती है। अब जो राइट लोअर साइड पे नीचे आपने देखा, वहाँ पे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एनसीईआरटी ने दी है, तो पायरुवेट वहाँ बनाता है इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, वहाँ भी होता है सेम, वहाँ भी क्या होता है NAD पॉजिटिव जो होता है वो होता है ऑक्सीडाइज्ड। मतलब क्या होता है, इसमें होती है ऑक्सीडेशन, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो बनता है NAD पॉजिटिव, NAD होता है वापस रीजनरेट। अब हमें NAD रीजनरेट क्यों करना होता है, क्योंकि NAD पॉजिटिव रीजनरेट करने से ही आगे चल के ग्लाइकोलाइसिस में ये वो और इस्तेमाल हो जाता है, और ये बन होता है रिड्यूस, ये करता है गेन हाइड्रोजन को। अगर वो नहीं हो तो ग्लाइकोलाइसिस स्टॉप कर जाएगा। तो ग्लाइकोलाइसिस कंटिन्यू करने के लिए ही हमें एनारोबिक पाथवे इस्तेमाल करनी पड़ती पड़ती है जब ऑक्सीजन नहीं होता है, क्योंकि NAD पॉजिटिव नहीं बनेगा, ग्लाइकोलाइसिस नहीं हो जाएगा, वो नहीं बनेगा, पायरुवेट नहीं बन जाएगा। तो ये मसला होता है। देखिए ग्लाइकोलाइसिस बनाता है क्या, NADH, क्या बनाता है, बनाता वो यही है, लेकिन चाहिए उसको होता है क्या, NAD पॉजिटिव, क्योंकि वो इसी NAD पॉजिटिव को बना रहा होता है, NAD इसको कर रहा होता है रिडक्शन। तो फर्मेंटेशन क्या करती है, फिर वो करती है इसमें ऑक्सीडेशन, यानी कि वो NADH को बैक बनाती है NAD पॉजिटिव, इसमें से H बाहर निकाल देती है। ये है ना रिएक्शन असल में फर्मेंटेशन की, दिस इज द मेन रिएक्शन, यानी कि यहाँ पे क्या हो रही होती है, यहाँ पे हो रही होती है ऑक्सीडेशन फर्मेंटेशन के अंदर। और ग्लाइकोलाइसिस में क्या हो रही होती है, रिडक्शन हो रही होती है, किसकी, NAD पॉजिटिव की होती है रिडक्शन। फिर बाद में NADH जो बन जाता है, जो रेड्यूस फॉर्म ही होता है, उसको बनते हैं वापस ऑक्सीडाइज फॉर्म NAD पॉजिटिव। तो ऐसे ग्लाइकोलाइसिस चल जाता है, और एंटायर सेलुलर मैकेनिज्म जो है ड्यूरिंग एनएरोबिक कंडीशन ऐसी चलता है कि NAD पॉजिटिव जो है उसको रीजनरेट कर दिया जाता है उस साइकिल में, उस एनएरोबिक पाथवे में, जिसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन।
whether lactic acid fermentation or whether alcoholic fermentation, both the fermentations बनाती है NAD positive necessary for glycolysis। तो चलते नीचे हम। अब एटीपी यील्ड क्या है वो आप जानते हैं ना कि ये नीट में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि ग्लाइकोलाइसिस ही सिर्फ एटीपी बनाता है। देखा आपने वहां बनाता है वो ए जगह दो एटीपी ए जगह दो एटीपी, कुल बनते हैं चार एटीपी, लेकिन खर्च कितने होते हैं दो एटीपी। तो 4 - 2 नेट एटीपी गेन मिल जाता है। फर्मेंटेशन इटसेल्फ कोई एटीपी नहीं बनाता है। देखा आपने एटीपी नहीं। तो एटीपी कैलकुलेशन होती है ना वही हमने की पहले की, एटी बन जाते ग्लाइकोलाइसिस में चार होते, यूज पहले दो, तो 4 - 2 का टू बताइए नेट गेन। नेट एटीपी जो फर्मेंटेशन में होते हैं वो दो एटीपी होते हैं। ठीक है। तो एटीपी वेटीपी नहीं बन जाता है फर्मेंटेशन में, वो ग्लाइकोलाइसिस में ही बन जाता है। अब फर्मेंटेशन क्यों इनएफिशिएंट होती है? एनसीईआरटी बोलती है कि लेस देन 7% एनर्जी ऑफ ग्लूकोज जो है वो रिलीज कर दी जाती है इन केस ऑफ फर्मेंटेशन। लेस देन 7% एनर्जी ऑफ ग्लूकोज। अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर 100% एनर्जी है, उसमें से सिर्फ 7% एनर्जी ही रिलीज कर पाता है फर्मेंटेशन का प्रोसेस। वजह होता है कि जो एनर्जी होती है वो ट्रैप ही रह जाती है, या तो इथेनॉल में अगर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगी, या तो लैक्टिक एसिड में अगर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी। दैट्स वाई फर्मेंटेशन इज इनएफिशिएंट। यहाँ पे पूरी एनर्जी रिलीज नहीं हो जाती है, और इसको यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो जाती है, वो हम जानते हैं। अब फर्मेंटेशन इज हैजार्डस, बहुत नुकसान पहुंचा सकता है ये चीज, क्योंकि जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स बन जाते हैं बाय अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जैसे इथेनॉल जो है वो टॉक्सिक हो सकता है, तो इसलिए फर्मेंटेशन हैजार्डस भी हो सकती है। और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो होती है उससे भी जो एसिडिक एनवायरनमेंट बन जाता है वो हार्मफुल हो सकता है। मसल क्रैम्प्स क्यों आ जाते हैं हमें? होता है ना, वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो जाती है। जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं होता है तो हमारी बॉडी घुस जाती है, पायरुवेट जो है वो करवाता है खुद को क्या, फर्मेंटेशन, बनाता है एनएडी पॉजिटिव। लेकिन हमें उससे क्या हो जाता है, क्रैम्प्स आ जाते हैं उस चीज़ से। एक मिनट, यहाँ मैंने वो लिखा था, वो कहाँ गया? मैंने उसको क्या ना, असली मैंने डायग्राम नहीं चलाई तो उससे शायद ऊपर नीचे क्या होगा। हाँ ये लिखा है ना मैंने यहाँ पे, देखिए आप। इरेजर कहाँ पे है? इरेजर इरेजर, यहाँ पे इरेजर ऑप्शन है भी कि नहीं? शायद ऐसे बनता है इरेजर, इस, हाँ ऐसे, ऐसे करना है शायद। हाँ है ना। मैं कहाँ पे था? यीस्ट नहीं नहीं, अच्छा इसे कैंसिल भी होता है मगर, एक मिनट एक मिनट। मुझे पढ़ा था ना पहले से ऐसी, मेरा एनसीईआरटी थोड़ी खुश गया, फिर मुझे सर ने कहा तुम ऐसे पढ़ाओ, क्योंकि उन्होंने कहा वो ऐसे हो जाएंगे बोर, समझ नहीं आएगी एनसीईआरटी सीधे। कहाँ गया हम, ग्लाइकोलाइसिस, यहाँ पे हम या खुदा यार हम। अब देखा वैसे ही लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या हो जाते हैं, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस, वो हमने देखा नहीं कल। अच्छा ये हम देखेंगे पहले, देखिए देखिए स्टेप क्या होते हैं इसमें। देखिए डीकार्बोक्सिलेशन इसमें हो जाती है कहाँ पे, फर्मेंटेशन में, जहाँ पे CO2 निकल जाता है। जब CO2 निकल जाता है तो पायरुवेट बन जाता है एस्टल्डिहाइड के अंदर, और निकलता है CO2, कल मैंने कहा था ये। फिर जो एस्टल्डिहाइड होता है वो बन जाता है इथेनॉल के अंदर बाय एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस, यानी कि अल्कोहल से हाइड्रोजन को बाहर निकाल देना, अल्कोहल की रिडक्शन कर देना। वही जो होता है एस्टल्डिहाइड जो होता है, उसमें जब NADH मिल जाता है और प्लस H पॉजिटिव, तो उससे बन जाता है इथेनॉल और NAD पॉजिटिव। क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाती है, डिहाइड्रोजनेस, यहाँ पे हाइड्रोजन बाहर निकालता है एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस, इसलिए हो जाता है ना रिड्यूस, NADH क्या बन गया वापस NAD पॉजिटिव। तो NADH जो होता है उसको होता है ऑक्सीडाइज्ड बैक टू NAD पॉजिटिव, वो वापस बन जाता है NAD पॉजिटिव। ठीक है। तो असल में ऐसा हो जाता है। दिस अलाउज ग्लाइकोलाइसिस टू कंटिन्यू, में कहा था। अब जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है जो कुछ बैक्टीरिया में हो जाती है या ह्यूमन मसल्स में भी हो सकती है, वो जब विगरस एक्सरसाइज ना करता है तो ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो कम हो जाती है। तो एक साथ बन जाती है बॉडी एनारोबिक कंडीशन के अंदर, तो पायरुवेट बन जाता है लैक्टिक एसिड। उधर पे क्या होता है, पायरुवेट जो होता है ना, यहाँ पे ये NAD पॉजिटिव बन जाता है, यानी कि यहाँ पे हो जाती है ना क्या, मैं पता हूँ रिडक्शन में बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हो रही है ना। इसमें हो जाता है कंफ्यूजन। H बाहर निकलने का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन, हो नहीं यहाँ पे ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे क्या, लैक्टिक एसिड यहाँ पे बन जाता है बाय पायरुवेट, बस तब जब पायरुवेट के साथ जो NADH होता है प्लस H पॉजिटिव, वापस बन जाता है NAD पॉजिटिव के अंदर, जो हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि NAD पॉजिटिव बन जाए, क्यों? ताकि वो हमें ग्लाइकोलाइसिस के अंदर इस्तेमाल हो जाए। तो मेन पर्पस ऑफ फर्मेंटेशन इज, whether lactic acid fermentation of alcoholic fermentation, is just the formation of NAD positive।
फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये समझ आया तो सब समझ आ गया। अब मसल क्रैम्प्स क्यों हो जाते हैं जब इंसान करते हैं एक्सरसाइज? तो ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है और हमारी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड होता है एक्यूमुलेट। वही वजह हो जाती है कि मसल फटीग आ सकता है, हम थक सकती है हमारी मसल्स। बर्निंग सेंसेशन आ जाता है, जल गई जैसे मसल्स, है ना? आपने देखा है कभी जब इंसान बहुत खतरनाक करता है ना, जिम करता है खतरनाक तरीके से, वो जल जाते हैं एक हिसाब से अंदर से सब कुछ, और क्रैम्प्स आ जाते हैं उसके बाद। उसके बाद ये हमने कहा था फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ये हो गया खत्म, हाँ? तो ये बात उठती है इस चीज पे कि लैक्टिक एसिड या इथेनॉल के अंदर मोस्ट एनर्जी ट्रैप रह सकती है, दैट्स व्हाई फर्मेंटेशन इनएफिशिएंट होता है, वहां पे खाली 7% एनर्जी रिलीज हो जाती है। और हमने कहा था कि जो फर्मेंटेशन है वो हैजार्डस हो सकता है, क्योंकि वहां पे इथेनॉल टॉक्सिक हो सकता है उस लिहाज से। या जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, वो भी एसिडिक एनवायरनमेंट वहां बन जाते हैं, वो भी क्या होता है, हार्मफुल। लैक्टिक एसिड क्या होता है ना, एसिडिक होता है, उससे बनता है एसिडिक एनवायरनमेंट, वो भी हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। क्रैम्प्स आ जाते हैं या फटीग आ जाते हैं, मसल फटीग। अच्छा, या बर्निंग सेंसेशन आ जाती है। अब देखिए व्हाई यीस्ट डाइज एट 13% अल्कोहल। अगर 13% अल्कोहल होता है, यीस्ट मर जाता है। लॉजिक है यहाँ पे, यीस्ट जो कि एक यूनिसेलुलर फंजाई होता है, वही बनाता है इथेनॉल को, जो कहता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लेकिन जो इथेनॉल होता है वो इतना टॉक्सिक होता है कि वो यीस्ट को भी मार सकता है, बनाता खुद ही है, मतलब अपने बनाए हुए सामान से ही मर जाता है। When alcohol concentration reaches 13%, अगर इतना ज्यादा अल्कोहल फर्मेंटेशन कंसंट्रेशन हो जाती है कि इतना अल्कोहल मतलब क्या, इथेनॉल, इतना इथेनॉल बन रहा है कि वो 13% पहुंच रहा है, तो यीस्ट मर सकता है, वो मर जाते हैं बल्कि। देयरफॉर नेचुरली फर्मेंटेड ब्रिवरेजेस जो होती है, जो ना नेचुरली फर्मेंट हो जाती है ब्रिवरेजेस, यूजुअली स्टे बिलो 13% अल्कोहल। वो बिलो 13% अल्कोहल बन जाती है वो बेवरेजेस, जो नेचुरली फर्मेंटेड होते हैं। ठीक है, मतलब तुम मानना चाहेंगे, जो नेचुरली ना फर्मेंटेशन हो जाती है, तो होता है आर्टिफिशियल फर्मेंटेशन, जो मतलब करते कंपनी वाले बनाते हैं शराब। वो देखेंगे हमें बचाना है यीस्ट को, लेकिन मरने तो यीस्ट को भी, हमें लेकिन अल्कोहल चाहिए बहुत परसेंटेज के अंदर। वो मत टेंशन लेते हैं यीस्ट जिंदा है कि मरा हुआ है, बोलेंगे और आएंगे यीस्ट। लेकिन यीस्ट अपने आप को बचाता है ना, तो इससे जो नेचुरली फर्मेंटेड बेवरेज होती है ना, वो स्टे करती है बिलो 13% अल्कोहल, उसमें उतना अल्कोहल नहीं पाया जाता है। अच्छा, हाउ स्ट्रॉन्ग एल्कोहलिक ड्रिंक्स आर मेड, वो कैसे बन जाते हैं? अल्कोहल को ऑब्टेन कर दिया जाता है बाय डिस्टिलेशन, ठीक है, नॉट नेचुरल फर्मेंटेशन अलोन। अल्कोहल इज ऑब्टेन, लेकिन क्या, मोर देन 13% अगर हमें चाहिए होता है, जो कि हमें चाहिए होता है, तो उस मौके पे वो बनाते कहते हैं डिस्टिलेशन। जैसे विस्की होता है, वोडका होता है, रम वगैरह, जो इसके विस्की में थोड़ा कम होता है अल्कोहल, तो उसमें ज्यादा होता है, उसमें ज्यादा होता है ना, तो ऐसा होता है। उसके बाद अब है एरोबिक रेस्पिरेशन वर्सेस फर्मेंटेशन, ये हमें समझना है। एरोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन में फर्क क्या होता है, ध्यान से सुनिए। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है कि क्रेब्स साइकिल वो सब जो होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया में, और फर्मेंटेशन फर्क क्या है, ध्यान से देखिए आप। पहली बात, एरोबिक मतलब हो गया कि यहाँ पे ऑक्सीजन होगा कि नहीं होगा, ऑक्सीजन यहाँ पे होगा, यस एरोबिक। फर्मेंटेशन होती है एनएरोबिक कंडीशन में, तो यहाँ पे एब्सेंट है। ऑक्सीडेशन हो जाती है कंप्लीट एरोबिक रेस्पिरेशन में, उसको बोलते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। इन केस ऑफ क्रेब साइकिल वहां पे यह हो जाती है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। एटीपी जो है वो फर्मेंटेशन के अंदर दो बन जाते हैं, नेट एटीपी है ना, जो मतलब अलग अलग के होते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में 36 से लेके 38 एटीपी बन सकते हैं। साइट क्या होती है, फर्मेंटेशन या ग्लाइकोलाइसिस दोनों की साइट साइटोप्लाज्म में होती है, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो जाती है। ये बात बात नहीं, जब भी ऑक्सीजन होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही हो जाएगा। जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है इथेनॉल या लैक्टिक एसिड इन केस ऑफ फर्मेंटेशन, या वो होता है CO2 प्लस H2O इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ बन जाता है इथेनॉल प्लस CO2 बन सकता है यहाँ पे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, या लैक्टिक एसिड बन जाता है। लेकिन यहाँ पता ही है कि यहाँ पे फुल्ली कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बाद एरोबिक रेस्पिरेशन जो एंड प्रोडक्ट होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो होता है CO2 प्लस H2O। अब इंपॉर्टेंट नीड फैक्ट्स हम कुछ समझते हैं। सवाल आता है ऐसे ही, साइट ऑफ फर्मेंटेशन क्या है, साइटोप्लाज्म। एटीपी कितने बन जाते हैं, दो, नेट एटीपी। 80 बनते एटीपी चार है ना, नेट। नेट अगर आएगा सवाल तब है दो, क्योंकि दो खर्च हो जाते हैं। एंजाइम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में लग जाता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, सीधी सी बात है, जो मतलब निकालता है हाइड्रोजन को बाहर। डिहाइड्रोजिनेज का मतलब होता है जो ऑक्सीडेशन करवाता है ना।
मतलब निकालता है NaDH प्लस H पॉजिटिव से HH, वो बनता है Na पॉजिटिव, उसको बोलते हैं अल्कोहल की डिहाइड्रोजनेज करने वाला। और जो एंजाइम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में हेल्प करता है उसको बोलते हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज या लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेज। यानी कि जो लैक्टिक एसिड से जो है NaDH H पॉजिटिव से निकाल देता है बाहर, H करता है ऑक्सीडेशन, दोनों क्या होते हैं एंजाइम्स, ठीक है। गैस क्या बन जाती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, वो बन जाती है CO2 अल्कोहलिक में, लेकिन वहां पे कुछ नहीं बन जाता, कहाँ पे, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। एंड प्रोडक्ट क्या होता है मसल के अंदर, लैक्टिक एसिड वहां पे बन जाता है मसल के अंदर। पर्पस ऑफ फर्मेंटेशन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो होता है कि यहाँ पे कुछ नहीं होता है, बस NAD पॉजिटिव बन जाता है। और वो क्यों बनता है, ताकि ग्लाइकोलाइसिस आगे चल के कंटिन्यू कर सकें, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस NAD को बनाता है, NAD पॉजिटिव बनाता है, NADH प्लस H पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाती है, रिडक्शन, यानी कि रिडक्शन ऑफ NAD positive takes place in the cytoplasm or in the glycolysis process, while the oxidation of this NADH plus H positive happens in both the anaerobic pathways, whether alcoholic fermentation or whether lactic acid fermentation by different enzymes, alcohol dehydrogenase और lactate dehydrogenase. Why is it called as dehydrogenase? Because ये निकालते हैं, डी मतलब क्या, रिमूव करना। डी क्या होता है, जिससे हम बोलते हैं सेल्स कहती है डी डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएशन की ताकत ही खो बैठती है, वो रिमूव हो जाती है उनसे वो ताकत, उसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। डी का मतलब होता है रिमूव कर देना, ठीक है। डी बोलते हैं रिमूव करने को ग्रीक लैंग्वेज में, शायद लैटिन या ग्रीक में ऐसे कुछ। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल पॉइंट ये है कि स्टूडेंट्स करते हैं याद ऐसे क्या, प्रोडक्ट क्या बन गया, लेकिन समझना है कि आखिर कैसे हो जाता है, रियल बायोकेमिकल प्रोसेस फर्मेंटेशन का क्या होता है। वो होती है बायोकेमिकल पर्पस, मतलब मकसद क्या होता है, वो होता है रिजनरेशन का ना, NADH की, जिससे बन जा आगे चल के ग्लाइकोलाइसिस हो सकता है और उससे ATP बन जाएगा, वरना सेल मर जाएगी। तो अगर NAD पॉजिटिव नहीं होगा, ग्लाइकोलाइसिस भी नहीं हो जाएगा, ATP नहीं बन जाएगा, सेल मर जाएगी, ऐसा हो जाता है। अब एक लाइन रिवीजन में देखेंगे, फिर हम पढ़ेंगे NCERT से। फर्मेंटेशन जो है वो खाली और खाली एनारोबिक इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन का नाम है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रही है, यस, लेकिन वो इनकम्प्लीट हो रही है, वाई, बिकॉज यहाँ पे CO2 प्लस H2O रिलीज नहीं हो रहा है। एनारोबिक क्यों, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए, तब जाके हो जाएगी ये। साइटोप्लाज्म में होती है, ना कि माइटोकॉन्ड्रिया में। नेट ATP तो अल्कोहल फर्मेंटेशन में इथेनॉल प्लस CO2 बन जाता है, लैक्टिक फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड बन जाता है, NADH होता है ऑक्सीडाइज्ड इनटू NAD पॉजिटिव। कहाँ पे ये होता है, इन फर्मेंटेशन के अंदर। वाइल इन ग्लाइकोलाइसिस उल्टा हो जाता है इसका, ये बन जाता है ना। पर्पस क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस को कंटिन्यू करना, बिकॉज ग्लाइकोलाइसिस नीड इज NAD पॉजिटिव। उसके बाद टॉक्सिक प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पे बन जाते हैं, इन बोथ अल्कोहलिक एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बन सकते हैं। ज्यादा खतरनाक कहाँ पे होता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, वहां पे टॉक्सिक इथेनॉल बन सकता है। अब हम देखते हैं NCERT। अब आपको NCERT बहुत समझ आएगी 100%। ये देखिए आप, NCER, कहाँ गया NCERT, देखिए फर्मेंटेशन किसको बोलते हैं। इन फर्मेंटेशन जो होता है, क्या हो जाता है, जो यीस्ट होता है वो करता है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, इनकम्प्लीट अचीव हो जाती है अंडर एनारोबिक कंडीशन, जब ऑक्सीजन नहीं होता है, बाय सेट्स ऑफ रिएक्शंस, जहां पे पायरुविक एसिड होता है कन्वर्ट इनटू CO2 एंड इथेनॉल इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये एंजाइम पायरुविक एसिड, द एंजाइम्स पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज यहाँ पे लग जाता है, पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस जो होते हैं वो एंजाइम, वो रिएक्शन करते हैं। या तो हम बोलेंगे पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज, या जो लैक्टेट डीकार्बोक्सिलेज, तो जो लैक्टिक एसिड कर देता है क्या, नहीं नहीं, यहाँ पे ये अलग एंजाइम है। अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस और लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेस, वो दो एंजाइम्स है ना, वो रिडक्शन करवाते हैं, सॉरी ऑक्सीडेशन करवाते हैं, निकालते हैं बाहर हाइड्रोजन को। ये है पायरुविक एसिड को खुद होती है डिकार्बोक्सिलेशन, हम पढ़ाया था ना वो भी चीज, डिकार्बोक्सिलेशन मतलब इसमें CO2 बाहर निकलता है, पायरुविक एसिड से CO2 बाहर निकलने को इसकी डिकार्बोक्सिलेशन बोल देते हैं हम। अच्छा, अदर ऑर्गेनिज्म जो है लाइक सम बैक्टीरिया करते हैं प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड को, वो बनाते हैं उस लैक्टिक एसिड को कहाँ से, पायरुविक एसिड से, और इसको हम क्या बोलते हैं,
लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जो ह्यूमन मसल्स में भी हो सकती है। द स्टेप्स इन्वॉल्व वो हम देखें, इन एनिमल सेल्स ऑल्सो लाइक मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जब ऑक्सीजन होता है कम, इनएडिक्वेट होता है, तो सेलुलर फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि ना वही क्रेब साइकिल वेब साइकिल वगैरह, तो पायरुविक एसिड जो है इज रिड्यूस्ड हो जाता है, पायरुविक एसिड होता है रिड्यूस्ड, यानी कि उधर से जो है वो बन जाता है क्या, इज रिड्यूस्ड तो लैक्टिक एसिड बन जाता है वो। कौन बनाता है इसको, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस, वो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस निकालते हैं ना NADH से। दिस रिड्यूसिंग एजेंट इज NADH प्लस H पॉजिटिव विच इज रीऑक्सीडाइज, इसको होती है वापस ऑक्सीडेशन NAD पॉजिटिव के अंदर, दोनों प्रोसेस के अंदर, जो कि हमने यहाँ पे समझा था, ये मैं और नहीं बोलूंगा, ये आपको समझ आ गया होगा। अब और इन बोथ लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल फर्मेंटेशन उतनी एनर्जी रिलीज नहीं हो जाती है फर्मेंटेशन के अंदर, ये लेस इनएफिशिएंट होता है या लेस एफिशिएंट होता है। तो लेस देन 7%, नॉट मोर देन 7%, लेस देन 7% ऑफ एनर्जी जो होती है इन ग्लूकोज होती है रिलीज, एंड नॉट ऑल ऑफ इट इज ट्रैप्ड एज हाई एनर्जी बॉन्ड्स ऑफ ATP, ऐसा नहीं हो जाता है। ऑल्सो दिस प्रोसेस आर hazardous, either acid or alcohol, whether lactic acid or ethanol is produced, वो होते हैं hazardous, हाँ। What is the net ATPs that is synthesized, वो calculate how many ATPs are synthesized and deduct the number of ATPs utilized। synthesize होते हैं 4, utilize होते हैं 2, मतलब net हो गया 2, वो हमने कहा लाख बार। when one molecule of glucose is fermented to alcohol or lactic acid, ये आंसर है। Yeast poison themselves to death when the concentration of alcohol पहुंचती है कहाँ पे, 13%, वो खुद मर सकते हैं उस चीज से। What would be the maximum concentration of alcohol in beverages that are naturally fermented? मैक्सिमम कंसंट्रेशन क्या होती होगी अल्कोहल की, 13% है ना, उसके बाद वो मर सकते हैं। तो जो कि हमने देखा वो बहुत पॉइजनस होता है कि जो बेवरेजेस नेचुरली होते हैं फर्मेंट विदाउट डिस्टिलेशन, क्योंकि जब डिस्टिलेशन हो जाती है ना, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल फर्मेंटेशन, और उसमें जो है ज्यादा अल्कोहल प्रोड्यूस हो सकता है परसेंटेज। ठीक है, अल्कोहल कंटेंट इज लिमिटेड बाय टॉलरेंस ऑफ द यीस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, यीस्ट टॉलरेंस कितनी है उसी एतबार से फर्मेंटेशन हो जाएगी। अब अगर हमने मतलब इतना अल्कोहल बना रहा है यीस्ट, वो खुद ही मर जाता है, बोलते हैं इतना पॉइजन बना दिया, अब खुद ही मर गया, मैं इतना मुझे क्यों बनाना था। तो मोस्ट कॉमन ब्रीविंग एंड वाइन मेकिंग यीस्ट होते हैं जो ब्रीव करते हैं, जो मतलब ब्रीवेजेस बनाता है, या जो वाइन मेकिंग यीस्ट होता है, स्पेशली स्टेन्स ऑफ, ये थोड़ा एनसीईआरटी में लिखा नहीं, आप ये समझ सकते हैं, स्टेन्स ऑफ सार्कोमाइसिस सर्विसे, ये एक यीस्ट की एग्जांपल है। ठीक है, कैन सर्वाइव अप टू ए सर्टेन अल्कोहल, वो कर सकते हैं सर्वाइव, अगर हमें मतलब मैक्सिमम बनानी है कंसंट्रेशन किसकी, नेचुरली फर्मेंटेड की। आर्टिफिशियल सिंपल वहां करें डिस्टिलेशन, विदाउट डिस्टिलेशन अगर हमें नेचुरली करना है फर्मेंट अल्कोहल को, तो हम स्ट्रेन्स करते यूज किसके, ऑफ सार्कोमाइसिस, जो है सर्विस है। सार्कोमाइसिस शायद ये है, सैचेरोमाइसिस है ना, माइसिस कहाँ पे आता है, बेस्टोमाइसिटीज, ये माइसिस है, लेकिन मैं देता हूँ ये बैक्टीरिया के अल्कोहल है, ये है सॉरी, फंजाई है। सार्कोमाइसिस सर्विस है, क्या है, सार्कोमाइसिस, कैसे पढ़ेंगे, अच्छा सैकेरोमाइसिस कुछ, सैकेरो, बोलारिटी, इज मुझे लगता है बैक्टीरिया है शायद, फंजाई नहीं है। इज ए ट्रॉपिकल स्पीशी ऑफ यीस्ट, यीस्ट की स्पीशी है ये, हाँ। तो इसके स्टेन को हम यूज कर सकते हैं अगर हमें नेचुरली करना है फर्मेंट मैक्सिमम कंसंट्रेशन तक। कैन ओनली सर्वाइव अप टू सर्टेन अल्कोहल, ये सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। उसके बाद कंसंट्रेशन बिफोर द अल्कोहल दे प्रोड्यूस स्टार्ट्स किलिंग देम, है ना, वो पता है आपको। टिपिकल लिमिट क्या होती है, वो होती है 3 to 12% ABV हो गया अल्कोहल बाय वॉल्यूम, हाँ अल्कोहल बाय वॉल्यूम ABV। जो बेयर है ना, बेयर 3 to 12% वो बन सकता है। वाइन कितना बन सकता है, अ, वो बनता है 10 to 15%, ठीक है। अल्कोहल बाय वॉल्यूम के बारे में हम बोल रहे हैं, मतलब कितने परसेंट अल्कोहल वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, ठीक है। वाइन 10 to 15%। अपर नेचुरल लिमिट विथ स्पेशलाइज्ड यीस्ट वो बन सकता है कितना,
16 to 18%। इंपॉर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी ने लिखा नहीं है, मगर सवाल तो पूछा है इसने, तो एनसीईआरटी कुछ भी कर सकता है, अगर सवाल पूछा होता है तो जवाब देना पड़ता है। तो अपर नेचुरल लिमिट ये हो सकती है 16 to 18 एल्कोहल बाय वॉल्यूम। ये ए बी होता है, क्या होता है, एल्कोहल बाय वॉल्यूम, एल्कोहल बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो ये होता है तब जब हम लाते हैं सैकेरोमाइसीस को, जो कि एक स्पेशलाइज्ड यीस्ट होता है, सैकेरोमाइसीस सर्विस है, जो मतलब ज़्यादा टॉलरेंस रखता है, मतलब एसिड टॉलरेंस, या बोलेंगे हम एसिड नहीं, सॉरी, ये ना ये इथेनॉल टॉलरेंस, टॉक्सिसिटी टॉलरेंस को बोलते हैं, टॉक्सिसिटी टॉलरेंस ऑफ अल्कोहल। दैट्स व्हाई एनीथिंग स्ट्रॉन्गर लाइक जैसे स्प्रिंट्स होते हैं, वोडका या विस्की वगैरह, रिक्वायर्स डिस्टिलेशन, ठीक है, उसको डिस्टिलेशन करना पड़ता है। जो स्ट्रॉन्गर अल्कोहल जहाँ पे अच्छी खासी होती है कंसंट्रेशन, तो वहाँ पे सिर्फ फर्मेंटेशन काम नहीं कर जाती है, वहाँ पे ज़रूरी होती है डिस्टिलेशन, क्योंकि वो नेचुरली फर्मेंटेड ब्रिवरेज नहीं होती है, उनको आर्टिफिशियल किया जाता है फर्मेंट, बाय व्हाट, बाय डिस्टिलेशन। तो ये हमने देखा। बॉटम लाइन ये है कि मैक्सिमम अल्कोहल कंसंट्रेशन फॉर नेचुरली फर्मेंटेड बिवरेजेस जो होती है, जो मैक्सिमम पहुंच सकता है वो है 15 to 18% अल्कोहल बाय वॉल्यूम। लेकिन इसमें मोस्ट ट्रेडिशनल ड्रिंक्स फॉलिंग बिलो दैट, जो ट्रेडिशनल होती है ना, मतलब ड्रिंक्स जो नेचुरली बन जाती है, वो वहां तक पहुंचती नहीं है। तो जिससे मुसीबत पड़ जाता है लोगों की जिंदगियों को, और वो शराबी बन जाते हैं, कबाबी बन जाते हैं, और जिंदगी तबाह हो जाती है उनकी। वो तब होता है जब किया जाता है आर्टिफिशियल फर्मेंटेशन, क्योंकि वरना उतना अल्कोहल नहीं बन सकता है, मतलब पर वॉल्यूम, मतलब उतना प्योर अल्कोहल नहीं होगा। मैं शराब पी रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, उसमें कितना है, 10% अल्कोहल, अब मैं चाहता हूँ उसमें इसमें होना चाहिए कम से कम 18% अल्कोहल। तो तब मुझे नेचुरली फर्मेंट नहीं कर रहा है उसको फर्मेंटेशन, तब मुझे कर रहा है आर्टिफिशियल फर्मेंटेशन, डिस्टिलेशन करनी है खतरनाक तरीके से। उसके बाद और लाना है इसके स्ट्रेन्स को ऑफ, ये वाला सैकेरोमाइसीस सर्विस है, उस टाइम पे हम नेचुरली फर्मेंटेड बेवरेज को जो है कर सकते हैं। अगर फर्मेंटेशन, अगर डिस्टिलेशन नहीं करेंगे तो, अगर करेंगे तो पता ही है उससे ज्यादा बन सकता है फिर। हाउ डू यू थिंक अल्कोहलिक बेवरेजेस ऑफ अल्कोहल कंटेन ग्रेटर देन दिस कंसंट्रेशन आर ऑब्टेन्ड? आंसर क्या है, डिस्टिलेशन से। डिस्टिलेशन की अब होता है आर्टिफिशियली, इसको किया जाता है, ये था नेचुरली। यहाँ पे कर रहा है इस्तेमाल सैकेरोमाइसिस को, जो कि रेजिस्टेंट होता है, इसको बोलते हैं क्या, अब इससे वो टॉक्सिसिटी रेजिस्टेंट होता है, टॉक्सिक रेजिस्टिविटी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या लिखता ही नहीं है पेन, मैं कह रहा हूँ ऐसे रेजिस्टिविटी, टॉक्सिक रेजिस्टिविटी, ठीक है। अच्छा, व्हाट देन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म कैन कैरी आउट कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कैसे हो सकती है ग्लूकोज की, एंड एक्सट्रैक्ट द एनर्जी स्टोर्ड टू सिंथेसाइज लार्ज नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, जहां पे लगभग 36 से कितने बन जाते हैं, 38 मॉलिक्यूल्स, वो कहाँ बन जाते हैं, ओनली इन द एरोबिक रेस्पिरेशन needed for cellular metabolism. In eukaryotes, these steps take place within the mitochondria में जाते हैं, उसको बोलते हैं क्या, जहाँ पे लगता है ऑक्सीजन, उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और जो ये प्रोसेस होता है, इट लीड्स टू कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यानी कि ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, और बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट जो होती है इन द सबस्ट्रेट, एनर्जी बहुत ज्यादा बन जाती है। एटीपी कितना बनता है, 36 to 38 एटीपी। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज मोस्ट कॉमन इन हायर ऑर्गेनिजम्स, वो हम देखेंगे इसके बाद, जो एरोबिक रेस्पिरेशन अब पढ़ने में, अस्थि क्रैब साइकिल, वेब साइकिल, सब कुछ। अब बात ये समझिए कि इसको बोलते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन, जहाँ पे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करने के बाद, ब्रेक डाउन करने के बाद, कैटाबोलाइज करने के बाद 36 to 38 बन सकते हैं। अब पढ़ते हैं हम अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन, वापस हम नोट्स पे आते हैं। ये देखा आप, एरोबिक रेस्पिरेशन जो मैच पढ़ना है, टाइम कितना बज गया, 5 मिनट। बस ये चैप्टर मुश्किल है, बाकी फिर सब बहुत आसान है। ये भी आसान है, लेकिन बस इसमें थोड़ा याद रखना है ज़्यादा चीज़ें। एरोबिक रेस्पिरेशन देखते हैं हम नीट लेवल के बारे में, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जो इन प्रेजेंस ऑफ एयर हो जाती है। एरोबिक रेस्पिरेशन इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड, मतलब जहाँ पे सीएच बॉन्ड होता है ना ग्लूकोज में, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, ताकि वहां से एनर्जी बाहर निकल जाए। और एंड पे जरूरी बनना चाहिए CO2 भी, H2O भी, और ATP भी, जैसे कि आप जानते हैं बचपन से पढ़ रहे हैं, C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6O2 गिव्स 6CO2 प्लस 6H2, एनर्जी निकल जाती है एटीपी के फॉर्म में, कितने, 36 to 38।
अब एरोबिक रेस्पिरेशन क्यों ज्यादा एफिशिएंट होती है कंपेयर टू एनएरोबिक जो हो जाता है फॉर एग्जांपल फर्मेंटेशन? तो इट्स बिकॉज इन फर्मेंटेशन ग्लूकोज होता है पार्शियली ऑक्सीडाइज ना कि फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड। तो सिर्फ दो एटीपी वहां पे बन जाते हैं फर्मेंटेशन के अंदर। लेकिन अगर हम करेंगे बात एरोब फर्मेंटेशन में दाखिल, देखिए फर्मेंटेशन में दाखिल हो जाता है ग्लाइकोलाइसिस भी है ना, देखा ना आपने, वो यहाँ से ग्लाइकोलाइसिस लिखा है, फिर यहाँ से लिखा है फर्मेंटेशन, वो पता ही ना आपको वो चीज। हाँ, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज होता है कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, पूरा होता है फुल अच्छे तरीके से क्या, ऑक्सीडाइज्ड। और 36 से 38 एटीपी बन सकते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। तो ऑक्सीजन जो है वो अलाउ करते हैं कंप्लीट एक्सट्रैक्शन ऑफ एनर्जी। अगर ऑक्सीजन होगा तब जाके ये हो जाएगा कि क्या, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। उसी को बोलते हैं कंप्लीट एक्सट्रैक्शन ऑफ एनर्जी, यानी कि एफिशिएंट। आप लिख सकते हैं यहाँ पे कैटाबॉलिज्म, क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, जब टूट के कोई चीज बन जाता है। एनाबॉलिज्म जब जुड़ के कोई चीज बन जाता है, जैसे ग्लूकोज को जब हम तोड़ते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उससे निकल जाता है फिर क्या, CO2 है, उसको कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है, जब CO2 प्लस H2 मिल जाता है, बनाता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, जो रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन क्या है, एनाबॉलिज्म। और ये क्या है, कैटाबॉलिज्म। कौन, उल्टा बोल रहा हूँ, फोटोसिंथेसिस जो है वो एनाबॉलिज्म है, और रेस्पिरेशन जो है वो कैटाबॉलिज्म है। अच्छा, अब वेयर डज एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे हो जाती है, जब आपके एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो हो जाती है, वहां पे ग्लाइकोलाइसिस भी हो जाता है, वो होता है साइटोप्लाज्म के अंदर ही। लेकिन जो बाकी एरोबिक स्टेप्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो जाते हैं। इसलिए हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि वहां पे एटीपी की फॉर्मेशन हो जाती है खतरनाक तरीके से। ग्लाइकोलाइसिस में बन जाते हैं दो एटीपी, वो क्या हो गया बिल, यहाँ बनते हैं पावर हाउस ही होता है सीधा, इतना पावर देता है, 36 38 एटीपी बनाता है पर वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब ट्रांसपोर्ट होता है पायरुवेट का कहाँ पे, इस देखिए पायरुवेट की तीन मेटाबॉलिक फेट्स पॉसिबल होती है अगर ऑक्सीजन होगा। पायरुवेट बोलते हैं सुलिका गैसो माइटोकॉन्ड्रिया गैसो ऑक्सीजन थे, गैसो असल पे फुली ऑक्सीडाइज करो, CO2 थे H2 बनाओ एटीपी ते ज्यादा बोल खुश के ऐसे ऐसे ऑक्सीजन इसके परवाह छो, इसको माइटोकॉन्ड्रिया से चाहिए, वो जाता है किसके पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। और जब वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाता है, तो उसके बाद यहाँ पे हो जाती है क्या, पायरुवेट फॉर्म्ड इन द ग्लाइकोलाइसिस इज प्रोड्यूस्ड। वो लेकिन पायरुवेट बनता कहाँ पे, साइटोप्लाज्म। फिर घुसता कहाँ पे, मस्ट एंटर माइटोकॉन्ड्रिया, स्पेशली माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इसको घुसना होता है, इसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये माइटोकॉन्ड्रिया ये ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में घुसना होता है किसको, पायरुवेट को। अब टू क्रूशियल इवेंट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, ये हम कल पढ़ेंगे, वैसे तो अभी टाइम है 1 मिनट 8 सेकेंड, अभी है टाइम। देखिए एनसीईआरटी बोलती है कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट यहाँ पे हो जाती है एरोबिक रेस्पिरेशन में। दूसरी बात यह है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाती है टू द ऑक्सीजन, ऐसा हो जाता है। मैं फिर से बोलता हूँ, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है पायरुवेट की। ऑक्सीडेशन मतलब जहां से निकल जाता है हाइड्रोजन एटम, और इलेक्ट्रॉन का निकलना। इलेक्ट्रॉन के रिमूवल को, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, ये होती है पायरुवेट को। और फाइनली कन्वर्ट हो जाता है वो CO2 के अंदर। पायरुवेट से जब निकल जाता है हाइड्रोजन एटम्स और इलेक्ट्रॉन, वही पायरुवेट बनता है सीधे CO2। ऐसा हो जाए, इसको बोलते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। दूसरे वेट में क्या होता है, जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाती है तो ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं ग्लूकोज से, और फाइनली पास करते टू ऑक्सीजन। जब इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं विद ऑक्सीजन, तो उससे वाटर बन जाता है, ठीक है। है ना, इलेक्ट्रॉन्स जब